चली अमेरिका। निधि का नेचर बचपन से ही शर्मिला था। वो ना ज्यादा लोगों से बात करना पसंद करती और ना ही ज्यादा मिलना जुलना। निधि, ये पैसे ले जरा और बाजार से चीनी तो ले आ। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे शर्म आती है, आप ही चले जाओ ना। अरे पता नहीं क्या करेगी ये लड़की, जीवन में कभी कुछ किया ही नहीं सिवाय पढ़ाई और घर के कामों के। इसकी शादी भी आसपास ही कहीं करवा दो, दूर जाकर इसका गुजारा कैसे होगा। निधि सुनती सबकी, समझती भी, लेकिन चुप करके रह जाती। एक दिन पिता के दोस्त अपने परिवार के साथ निधि के घर खाने पर आते हैं। उनकी बेटी बहुत ही स्मार्ट होती है। निधि बेटा, वीणा के साथ बात करो, देखो अंकल की बेटी भी आई है उनके साथ। निधि वीणा के साथ वहीं बैठ जाती है। चलो ना अंदर चलते हैं, यहाँ कहाँ बड़े लोगों के बीच बैठे। निधि माँ की तरफ देखती है और अंदर चली जाती है। वैसे मैंने ना अपना चैनल खोला है, तुम सब्सक्राइब करना उसमें। मैं ना ब्यूटी और फैशन की बात करती हूँ, ये देखो। ओह, इतने सारे लोगों के सामने तुम कैसे इतना बोल लेती हो? मुझे तो बहुत शर्म आती है। अरे शर्म कैसी? खैर, सीधी सादी सी निधि, उसकी शादी हो जाती है राकेश से। राकेश एक स्मार्ट लड़का था, उसे घूमना फिरना पसंद था, लेकिन निधि का शर्मिला व्यवहार वो समझ जाता है। अरे निधि, घर से बाहर क्यों नहीं निकलती? लोगों से मिला जुला करो, तभी तो पता चलेगा ना कि दुनिया कैसी है। क्या करना है पता करके? शादी से पहले पापा और अब आप, ठीक है ना? मुझे ज्यादा दुनियादारी में नहीं पड़ना। निधि की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। उसके 2 लड़के होते हैं, दोनों को वो पढ़ाती लिखाती, उनका ख्याल रखती। निधि, 25 साल हो गए शादी को, दोनों बच्चे सेटल हैं। हम लोगों ने शहर में 2 मकान भी ले लिए। दोनों की शादी खुद का पता ही नहीं चला कैसे उड़ गया। हाँ, ये तो है। मैं खुश हूँ, जिम्मेदारियाँ आती रही, मैं निभाती रही, और क्या चाहिए। देखो, मैंने सोचा है कि अब हम लोग अमेरिका जाकर रहेंगे। यहाँ की जिंदगी तो जी ली, वैसे मुझे वहाँ बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है। मैं कैसे चलूंगी? मुझे वहाँ का कुछ नहीं पता। अब तो जानते हैं ना कि मैं घर से बाहर ही कम निकलती हूँ। अरे तो क्या हुआ, वहाँ भी घर में ही रहना है ना, मैं हूँ ना, नौकरी करूँगा। निधि मान जाती है और पति के साथ अमेरिका चली जाती है। माँ, तुम्हारी बहू को बच्चा होने वाला है, तो क्या तुम 2 महीने के लिए यहाँ आ सकती हो? मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, मैं टिकट भेज देता हूँ। हाँ हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरा भी मन सबसे मिलने का कर रहा था, पर क्या माँ पर? अब मैं आऊंगी कैसे? पापा से बात करती हूँ। देखो माँ, प्लीज बहाना मत बनाना, तुम जानती हो ना इस वक्त में मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। निधि पति को सारी बात बताती है। क्या आप भी चलेंगे? निधि, आने जाने में बड़ा खर्च हो जाएगा, ऊपर से मुझे यहाँ छुट्टी नहीं मिलेगी। बहू पर वक्त ऐसा है कि तुमको तो जाना ही पड़ेगा। मैं अकेले दुकान तक तो नहीं जा पाती, इतनी दूर भारत कैसे जाऊंगी? मुझसे नहीं होगा। लेकिन सबके कहने पर निधि को जाना ही पड़ता है। एयरपोर्ट में घबराई निधि एक मुसाफिर से कहती है, मैं ना भारत जा रही हूँ, दिल्ली जाने वाली फ्लाइट। सब मिलकर निधि की मदद करते हैं और फाइनली निधि भारत पहुंच जाती है, जहां बेटा उन्हें घर ले आता है। वाह माँ जी, यहाँ तो मैं भोपाल तक नहीं जा पाती, आप अमेरिका से आ गई। भाई, चालाकी तो औरतों में होनी ही चाहिए, यहाँ हम बुद्धू के बुद्धू रह गए। निधि इतनी दूर और लंबा सफर करके थक जाती है, वो चुपचाप बैठ जाती है। बैठना नहीं है माँ जी, बच्चा पकड़ना है, ये लीजिए। और हाँ, घर का काम तो मैं करूंगी नहीं, जानती है ना शरीर कच्चा सा है, तो मुन्ने को सुलाकर कुछ बना लीजिएगा। निधि को बहू का व्यवहार बहुत बुरा लगता है। जैसी भी थी, पिता और पति की हमेशा लाडली रही थी निधि। निधि बेटे की तरफ देखती है। माँ, वो काम वाली कोई मिल नहीं रही है ना, मैं देखने की कोशिश तो कर रहा हूँ, जैसे ही मिल जाएगी वो संभाल लेगी सारा काम। अरे कैसी बात कर रहे हो? जब पहले मैंने कहा था कि अमेरिका से इनके टिकट में जो पैसा खर्च कर रहे हो उतने में नौकरानी रख लो, तो नहीं, मेरी बात पर विश्वास नहीं था।
कि ना ना कोई मेरे बच्चे को अच्छे से नहीं संभालेगा। अब इनका भी खर्चा और नौकरानी का भी खर्चा। अरे ना जी ना, मैं नहीं संभाल सकती। निधि जैसे तैसे 2 महीने रहकर वापस अमेरिका चली जाती है, लेकिन वहां जाते ही जैसे राकेश उसे देखता है उसके गले लग जाता है। ये क्या हालत बना रखी है निधि, कैसी लग रही हो? खाना नहीं खाती थी क्या? क्या हो गया? निधि पति से कुछ नहीं कहती, बस रोती ही चली जाती है। मैं नहीं चाहूंगी कभी भी भारत, आप मुझे हमेशा यहीं रखना अपने पास। राकेश बेटे को फोन करता है। तुम्हारी माँ की जो दुर्दशा करके तुमने भेजा है ना, मुझे पता होता तो मैं अपनी बीवी को कभी तुम्हारे पास नहीं भेजता। पापा, आप तो रीना का नेचर जानते हैं ना, माँ पर हावी रहती थी। अब मैं तो ऑफिस चला जाता था, वो माँ पर जुल्म करती है और माँ भी इतनी सीधी है कि चुपचाप सहती रही। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। खैर, राकेश कहता भी क्या, प्यार दुलार के साथ अपनी निधि को संभालने में लग जाता है। लेकिन कहते ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अमेरिका में ही राकेश की मृत्यु हो जाती है और निधि अकेली रह जाती है। बड़ा बेटा कहता है, माँ भारत चलो ना, हम लोग साथ रहेंगे। निधि को जैसे ही वो सब सीन्स याद आते हैं वो परेशान हो जाती है। समझ में नहीं आता कि पति के बिना अब जीवन कैसे चलाएगी। मैंने सारा जीवन घर का काम किया, घर देखा और जिंदगी चलाई, लेकिन जिस घर में रही सबने प्यार दिया, मैं वहां नहीं जाना चाहती। तभी राकेश जिस कंपनी में काम करता था उसका मालिक निधि के घर आता है। वो भी भारतीय ही होता है। दीदी, राकेश ने आपके बारे में बताया था। जब से आप भारत से लौटी थी उसे आपकी बहुत चिंता रहती थी, इसलिए उसने मुझसे कहा था कि कभी अगर वो ना रहे तो मैं आपको ये पैसे दे दूं। और हाँ, हम लोगों की कंपनी में आपके लिए नौकरी भी है। निधि पति के पैसे देखकर मन में तसल्ली करती है और नौकरी के लिए हाँ कर देती है। अरे पागल है क्या माँ, कैसे नौकरी करोगी? ये अमेरिका है, दिल्ली नहीं। वहाँ तो तुम घर से निकल भी नहीं पाती थी, यहाँ कैसे? मेरे पति, मेरे पिता मुझे खुश देखना चाहते थे। वो लोग जब तक थे मुझे किसी चीज के लिए ना फोर्स किया, ना कभी कमी होने दी। पर अब मुझे जीवन जीने के लिए घर से निकलना ही होगा। बेटा, तुम तो अगली फ्लाइट से भारत लौट जाओ, मैं यहीं खुद। ये क्या बात हुई सुनील? कभी तो मुझसे भी कुछ पूछ लिया करो। आज शाम मुझे बहुत काम है, मुझसे पूछे बिना तुमने हाँ क्यों बोला? ओहो, तो अब पूरे दिन घर में खाली ऐश करने पर भी मैं तुमसे पूछूं कि बिजी तो नहीं हो? अरे फालतू का मेलोड्रामा नहीं चाहिए मुझे, टाइम से तैयार रहना। उसे सच में आज बहुत काम है बेटे, तू अकेले चला जाना। पहले पैसे कमा कर इनके खर्चे उठाओ और फिर नाटक देखो जरा। दोनों बाप बेटे हमेशा की तरह दोनों सास बहू को कड़वी बातें सुनाकर ऑफिस चले जाते हैं, जिसकी अब आदत होने पर वो दोनों भी किसी से कुछ बोले बिना अपने काम में लग जाती हैं। इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है। मम्मी, समझ नहीं आ रहा, इतने सारे काम पड़े हैं जो कल सुबह तक अगर पूरे नहीं किए तब भी हम पर ही इल्जाम आएगा, और अगर पार्टी में नहीं गई तब भी सुनाएंगे। अरे इन कहो की तो आदत हो गई है बेफिजुल काय काय करने की। तू तैयार हो जा, काम मैं संभाल लूंगी। अब नेहा सुनील के घर वापस आने से पहले ही तैयार हो जाती है, जिस पर वो सुनील के आते ही पार्टी के लिए चले जाते हैं। वहां पहुंचकर हमेशा की तरह सुनील अपने दोस्तों में बिजी हो जाता है और नेहा एक कोने में खड़ी रहती है। रात बीतती है और अगली सुबह एक बार फिर वही रूटीन शुरू हो जाता है। इन लोगों को हमारे काम और जिंदगी की कोई अहमियत क्यों नहीं है? इन्हें कब समझ में आएगा कि घर में रहने वाली औरतें सिर्फ आराम नहीं करती। बेटा, मेरी तो उम्र बीत गई यही सोचते हुए, पर आज तक ना वो बदले और ना जवाब मिला। लेकिन माँ, समय हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता, इन्हें बदलना होगा। सुबह से शाम होती है और फिर रात। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक शाम सुनील और उसके पापा ऑफिस से जल्दी घर वापस आते हैं। तब हमें पार्टी में जाना है, सूट प्रेस करके दे दो और जल्दी तैयार हो जाओ। अरे तुम भी और घंटों मत लगाना, समझे? इसके आगे नेहा या सास को बोलने का कोई भी मौका ना देते हुए दोनों वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद चारों पार्टी में पहुंच जाते हैं। यहाँ सब समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं
कोई बेवकूफी करके मेरी नाक मत कटवाना। और तुम तो खासकर अपनी जुबान काबू में रखना, बहुत चलने लगी है आजकल। आप लोगों की शायद हमेशा हर जगह हमें इंसल्ट करने की आदत बन गई है। अच्छा, जब शॉपिंग पर मेरे ही पैसे उड़ाती हो तब ये बगावत याद नहीं आती होगी। काम न काज की दुश्मन अनाज की। ऐसा बोलकर सुनील अपने दोस्तों के साथ चला जाता है और ससुर भी ऑफिस के लोगों के साथ गपशप में लग जाते हैं। लेकिन सुनील की बात से परेशान नेहा और उसकी सास वहीं एक कोने में खड़ी रहती हैं। शांत हो जा, कर ही क्या सकते हैं। चल कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, गुस्सा उतर जाएगा। जैसे ही नेहा और सास कोल्ड ड्रिंक लेने पहुंचती हैं, तो उन्हीं के बराबर में अल्कोहल का काउंटर देखकर नेहा का चेहरा चमक उठता है। वो मुस्कुराकर सास के कान में कुछ कहती है और दोनों पीना शुरू करती हैं। कुछ देर बाद दोनों चिल्लाते हुए अपने अपने पतियों को ढूंढने लगती है। कहाँ है सुनील? देख, तेरी असलियत आ रही है। कहाँ है सुनील के पापा? देखो, तुम्हारी शामत आ रही है। ये नजारा देखकर पार्टी वहीं थम जाती है। सब लोग उन्हें ही देखने लगते हैं। ये है मेरे पति। अरे काहे के पति? इनसे शादी करके तो मेरी किस्मत है फूटी। और ये मेरे पति, जिन्हें पति बोलने में मुझे आती है शर्म बड़ी। चलो आज आप लोगों को इनके असली रूप से मिलाते हैं, जिसमें ये अपनी पत्नियों की रत्ती भर भी इज्जत नहीं करते। हर समय उन्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं। हर जगह बिना मौका और माहौल देख उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। क्या बोलते हो कि घर में रहकर हम करते ही क्या है? अगर ऐसी बात है तो कल से खुद अपने कपड़े धोना, प्रेस करना, सब्जी खरीदना, खाना बनाना और पसंद ना आने पर दोबारा बनाना, जैसे हम करते हैं ना। फिर घर की सफाई, सारा सामान अपनी जगह रखना, जो तुम्हारे फेंकने पर हम करते हैं। और फिर फाइनेंस मंत्री बनकर लिमिटेड पैसों में बढ़ती कीमतों के साथ घर का बजट बनाना। सुनील, इन्हें चुप करा। अपनी तो कोई इज्जत है नहीं, हमारी भी खराब कर रही है। हाँ, ये तो और बढ़िया है। अब अच्छे से सुनो। नेहा, ये क्या ड्रामा है? ड्रामा तो अभी शुरू हुआ है जी। सास और नेहा अपने मन की सारी भड़ास निकालने लगती है, जिसे चुपचाप खड़े रहकर सुनने के अलावा ससुर और सुनील के पास कोई चारा नहीं होता। बहुत देर तक यही सब चलने के बाद आखिर में दोनों सास बहू बेहोश हो जाती हैं। अगली सुबह सिर दर्द के साथ दोनों की नींद अपने अपने कमरे में खुलती है, जिस पर उनके पति उन्हें हॉल में लेकर आते हैं। मेरा सिर इतना दर्द क्यों कर रहा है? मेरा भी। इतनी देर में ससुर 2 ग्लास नींबू पानी लेकर रसोई से बाहर आते हैं। ये लो नींबू पानी, इससे सिर दर्द ठीक हो जाएगा। हम दोनों आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सास बहू हैरानी से एक दूसरे को देखने लगती हैं। तभी दोनों बाप बेटे उनसे माफी मांगते हुए कहते हैं, हमें कभी एहसास नहीं हुआ कि अपने ईगो में हम दोनों आप लोगों के साथ कितना बुरा कर रहे हैं। आज से हम भी घर के काम में हाथ बटाएंगे। और नेहा, मैंने तुम्हें जॉब करने से रोका, उसके लिए भी सॉरी। तुम्हें जो करना है करो। ये सब सुनने के बाद सास बहू मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखती हैं। अल्कोहल वाले काउंटर पर बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीकर थोड़ा ड्रामा करते हुए आज इन्हें सबक सिखा ही देते हैं।